तो आज बारी है इकोलॉजी में नए चैप्टर के स्टार्ट करने की बारी है, ठीक है। एंड दैट चैप्टर इज इको सिस्टम। इको सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या कराया है, क्योंकि पहली बात तो आज काफी दिन के बाद आपका लाइव क्लास हो रहा है, तो आप शायद कनेक्टिविटी आपका खत्म हो गया होगा। तो मैं आपके 5 मिनट में मैं आपको रिकॉल कराता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या कराया। फर्स्ट चैप्टर का नाम था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उस चैप्टर में, वैसे चैप्टर का नाम तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, मगर पढ़ते सब कुछ है ना। क्या हमने पढ़ा, सुनिएगा ध्यान से। हमने एक इकोलॉजिकल ऑर्डर बनाया था, याद हो तो। हमने कहा था इकोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आता है, देन पॉपुलेशन, देन बायोटिक कम्युनिटी, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। ओके, तो ये सब बीच में लैंडस्केप आता है। ये सब बातें हो चुकी थी और इसी में मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। और ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड मैंने आपको कई सारे स्पीशीज के बारे में बताया था, लाइक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, लाइक दैट। फिर इसके बाद हम आए थे पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन को मैंने समझाया और पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म समझाए थे, लोकल पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, डीम्स, ये सब। फिर हमने आया कम्युनिटी पे, और कम्युनिटी को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था भाई, बहुत डिटेल, याद होगा। हमने कम्युनिटी के 4 स्ट्रक्चरल फीचर्स भी पढ़े थे, याद है। और वो 4 कौन कौन से फीचर थे? स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, फिजियोग्नोमी। बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने इसको। फिर हमने कम्युनिटी के फंक्शनल फीचर्स पढ़े, जो 2 थे। कम्युनिटी के फंक्शनल फीचर 2, एक सक्सेशन और एक इंटरेक्शन। दोनों पढ़ लिया था, बहुत डिटेल में पढ़ा था, याद होगा। फिर यहाँ पे तक जाके आपका कम्युनिटी तक का मामला समाप्त होता है। फिर हमने कहा कि पॉपुलेशन, जो बीच में बात आया, पॉपुलेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर मैंने पढ़ाया भी था, याद हो आपको। हमने आपको डेमोग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ा रखा। फिर इसके बाद कम्युनिटी समाप्त होता है तो अगला ऑर्डर आता है इकोसिस्टम। तो मैंने कहा आपकी एनसीईआरटी ने इसी चैप्टर में बायोम को भी दे रखा है, तो लगे हाथ मैंने बायोम भी डिटेल में पढ़ा दिया। तो अब तक आपने इतना चीज पढ़ लिया है, तो यानी कि बीच का एक ऑर्डर अभी छूट रहा है, इको सिस्टम। और एनसीईआरटी ने इस इकोलॉजिकल ऑर्डर को एक अलग चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया है, इकोसिस्टम। तो नाउ आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोसिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है। पहले बताया जा चुका है, बस आपको इसका मतलब समझाना है। व्हाट इज इको सिस्टम? अभिषेक बताएगा इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम, अभिषेक। मैं कौन करूं? यस सर। हाँ, इकोसिस्टम क्या होता है? सर स्टडी अबाउट सर पढ़ो, आवर सराउंडिंग, मतलब एक स्पीसीज के कुछ भी मत बोला करो, सिस्टम पढ़ो को। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मोबाइल चलाने से बढ़िया पढ़ो, वही काम आएगा, समझ रहे हो। इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको जितने अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया है। सेल्फ स्टडी कीजिए। विवेक, इकोसिस्टम क्या होता है? सर इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया और स्ट्रक्चर होता है उसको इकोसिस्टम बहुत कहते हैं। बढ़िया, यही मैंने बताया था कि अलग अलग एरिया में अलग अलग बायोटिक और अलग अलग एबायोटिक फैक्टर है। तो विवेक, जब आंसर दिया हुआ हो जाए तो ऑटोमेटिकली माइक ऑफ कर ले, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया जहां पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि फिर अलग अलग इकोसिस्टम का नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि अलग अलग जगह पर एबायोटिक फैक्टर अलग अलग। जैसा यहाँ का टेम्परेचर वैसा राजस्थान का नहीं है, जैसा राजस्थान का है वैसा शिमला का नहीं है, वैसा गोवा का नहीं। जैसा सॉइल बिहार का है वैसा राजस्थान का नहीं है, और वैसा सॉइल फिर कर्नाटका का नहीं है, और वैसा सॉइल केरला का। अलग अलग जगह की एबायोटिक फैक्टर अलग अलग, और इसीलिए वहां की बायोटिक फैक्टर भी अलग अलग। और जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर अलग अलग तो इकोसिस्टम भी अलग अलग।
तो है क्या इकोसिस्टम? मैंने कहा था बेसिकली इकोसिस्टम इज एरिया प्लेस वेयर बायोटिक कम्युनिटी इंटरैक्टिंग विथ अबायोटिक फैक्टर्स। एम आई राइट? यही मैंने आपको समझाया था, यस और नो? तो ये तो क्या है इकोसिस्टम का डेफिनेशन। बट आज जब ये वर्ड आया है इकोसिस्टम, तो हमारे मन में ये बात आना चाहिए आखिर इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया होगा, राइट? मैंने आपको बताया था इकोलॉजी टर्म गिवन बाय विवेक। इकोलॉजी टर्म किसने दिया है? सर इकोलॉजी सर रेटियर। नहीं, इकोलॉजी टर्म रिभा हैकल। हैक्कल। पूरा नाम बोलो। हैकल। अर्नेस्ट हैक्कल। चलो विवेक, फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी, हाँ, सर फादर ऑफ इकोलॉजी शायद रेटियर थे। हाँ ये राजेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। राजेश्वरी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। नहीं यार। अभिषेक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। विवेक, रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। भाई आपकी इतनी बुरी हालत है, आप क्या नीड दोगे यार? पढ़ा करो घर पे, ठीक है? तो इसी तरीके से इकोसिस्टम टर्म देने वाले साइंटिस्ट है एजी टेंसले। एजी टेंसले, ओके। ये तो बात हुई कि टर्म एजी टेंसले ने दिया इकोसिस्टम। बट मैं आपको बता दूं, उन्होंने बस इतना ही बोला कि इकोसिस्टम बेसिकली नेचर का एक सिंबल है। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है, उसका एक ऐसा कोई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होगा ना, जिस मेंबर के तहत हम उस पूरे कम्युनिटी के बारे में हम जान सकते हैं। लाइक दैट, किस नेचर का एक सिंबल है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोसिस्टम। नेचर की स्मॉलेस्ट यूनिट है इकोसिस्टम। ऐसा कौन कहते हैं? एजुटेंसी। बट इन्होंने इकोसिस्टम को एक टर्म दिया इकोसिस्टम, उसको बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं की। तो फिर इस इकोसिस्टम का डिटेल स्टडी, इकोसिस्टम का डिटेल स्टडी इन इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर, इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम का डिटेल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, डिटेल स्टडी करने वाले थे एपी ऑडम। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि एपी ऑडम ने इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम की डिटेल स्टडी करी है, और एक स्टेटमेंट भी दिया है एपी ऑडम ने कि इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड इट इज द सिंबल ऑफ नेचर। जो बात एजी टेंसले कहते थे, उस बात को एपी ऑडम ने सपोर्ट भी किया। और एक लाइन और जोड़ा कि जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये जो चल रही है और ये जिस चीज से बनी है, वो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ऐसा कौन कहते हैं? एपी ऑडम। और चूंकि एपी ऑडम ने इकोलॉजी की फील्ड में इकोसिस्टम का डिटेल स्टडी किया है, इसीलिए एपी ऑडम को एक दर्जा देना तो बनता है। क्या? फादर ऑफ इकोलॉजी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? राइचर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दर्जा किनको मिल चुका? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो फिर इनको क्या दर्जा दें? इनको देंगे फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। क्या बोला? सुना ध्यान से, इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी का मतलब है कि इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम की स्पेशली स्टडी जो है, उसके फादर कौन है? एपी ऑडम। तो बात हुई इंट्रोडक्शन। नाउ अब मैं आपको बताता हूं, इकोसिस्टम का डेफिनेशन भी आपको पता है। अब आपको ये बात तो पता है कि इकोसिस्टम में एक होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है ए बायोटिक फैक्टर। अब समझना ध्यान से। बेसिकली देखो है क्या ना, यहाँ एक वर्ड है सिस्टम। और मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों, इस दुनिया में कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी के इनपुट के नहीं चलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सुना बात ध्यान से, ये बात मैं आगे तक लेके जाऊंगा। इस दुनिया में कोई भी सिस्टम बिना एनर्जी के
इनपुट के नहीं चलता। इसका मतलब इसमें एनर्जी इनपुट तो होगा, जरूर होगा। बिना एनर्जी के इनपुट के दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं चलता। और ये भी सुन लो, इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम ना हुआ हो कि एनर्जी इनपुट के बाद जब वो वर्क करे तो 100% एनर्जी का यूटिलाइजेशन वर्क में कराते। दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। वहां पे एनर्जी का आउटपुट के साथ साथ एनर्जी का लॉस भी होगा। आउटपुट वर्क के फॉर्म में आएगा और कुछ एनर्जी का लॉस होगा। क्या कहा मैंने? दो बातें कही मैंने, एनर्जी लॉस एंड एनर्जी लॉस। यहाँ पे क्या था? एनर्जी इनपुट, एनर्जी लॉस। और यहाँ पे क्या मैंने कहा? एनर्जी आउटपुट, एनर्जी आउटपुट। तो दो बातें होंगी। क्या बोला मैंने? एक तो एनर्जी इनपुट होगा, एक एनर्जी आउटपुट होगा, और एक एनर्जी लॉस होगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी लॉस। हाँ, तब जाके लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल वैलिड है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम फॉलोज बोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी सही। ओके, नाउ कि आखिर इस इकोसिस्टम में कौन सा एनर्जी एंटर किया और आउटपुट के फॉर्म में क्या मिला, और एनर्जी का लॉस हुआ तो वो एनर्जी गया कहां, किस फॉर्म में लॉस हुआ। क्वेश्चन इज दैट। और इस इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी एंटर कहां से करती है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से करती है। क्वेश्चन इज दैट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं अब आप समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको समझाया है कि एबायोटिक फैक्टर के नाम पे कई सारी चीजें हैं। एबायोटिक फैक्टर के नाम पे सन है, एबायोटिक फैक्टर के नाम पे लाइट है, सन से आने वाली लाइट इन टेम्परेचर। एबायोटिक फैक्टर के नाम पे एयर है, एबायोटिक फैक्टर के नाम पे वाटर है, सॉइल है, मेनी मोर। देयर आर मेनी एबायोटिक फैक्टर and you must have to know that the extent of abiotic factor is different in different region. That's why biotic factor are different in different region. That's why the name of ecosystem are different in different region, like pond ecosystem, tree ecosystem, desert ecosystem, and many more. And here these are the abiotic factor. Then what are abiotic factor? Basically here biotic factor are plant, biotic factor are animal, biotic factor are microbes like bacteria, fungi, viruses, and many more. Mostly bacteria, fungi, that are microbes. And you know the aggregation of plant, animal, and microbes combinedly called as, Vivek, combinedly called as plant, animal, and microbes combinedly called as what community? Which type of community form the aggregation of plant community, animal community, and microbe community? Biotic community. Biotic community. Biotic community is the aggregation of plant community, animal community, and microbial community. And here you can easily observe in this particular region, these biotic community interact among themselves, and also interacting with these abiotic factor. Yes or no? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये बायोटिक कम्युनिटी आपस में तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं, प्लांट एनिमल के साथ, एनिमल माइक्रोब के साथ, माइक्रोब प्लांट के साथ, प्लांट माइक्रोब के साथ, ये आपस में तो इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। और ये सभी एबायोटिक फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहे हैं। ये एक सिस्टम तैयार हुआ है जिसको आप इकोसिस्टम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ एनर्जी एंटर इन दिस सिस्टम। क्वेश्चन भूल मत जाना, क्वेश्चन ये था हाउ एनर्जी एंटर इन दिस सिस्टम एंड व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी एंटर्ड इन दिस सिस्टम। ठीक है, ये बात तो आज मैं बता देता हूं, बट सेकंड क्वेश्चन इज दैट एनर्जी आउटपुट क्या है यहां पे, और एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हुआ, और हुआ तो हुआ क्यों। तो देखिए, इस बात का जवाब तो हम आपको आने वाले नेक्स्ट क्लास में देंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, कि एनर्जी का आउटपुट क्या, एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हुआ। बट आज मैं आपको एक बात बता देता हूं, दुनिया में जितना भी इकोसिस्टम है, क्या कह रहा हूं नोट कर लीजिएगा, दुनिया में जितना भी इकोसिस्टम है
सभी जगह एनर्जी इनपुट सोलर लाइट है, सभी जगह इनपुट सोलर लाइट, एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट. I am repeating, solar light is the source of energy for all the ecosystem on the earth except deep sea hydrothermal vent ecosystem, where the source of light is not sun, as there much dark area are found, darker areas present. Then question is that in deep sea hydrothermal vent ecosystem, what is the source of energy? Answer should be Rajshri. Answer. What is the source of energy in deep sea hydrothermal vent ecosystem? And you have information that there is no solar light because they are 500 meter deep. Voice breaking. Your voice breaking. माइक बंद कीजिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद नेटवर्क एरर है. हाँ, ये विवेक, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट? सर केमिकल. राजश्री माइक बंद कीजिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है और डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है, आपका नेटवर्क एरर है. हाँ विवेक. यस सर. हाँ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट? रिवा. डेड ऑर्गेनिक मैटर. डीप सी. एक मिनट रुक जाइए, ऐसे ऐसे आंसर नहीं आता, ऐसे खिचड़ी पकता है. नोट कीजिए इसको, माइक ऑफ रखिएगा. हाँ अब बोलिए रिवा. व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट? ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अच्छा, और भाई एनर्जी क्या, वो तो फूड है, सोलर लाइट नहीं है वहां पे. हाँ विवेक बताओ, बताए थे मैंने. अरे भैया मैंने कहा था कि वहां पर वो जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट है ना, वेंट हॉट वाटर स्प्रिंग, उसमें जो टेम्परेचर है वही सोर्स ऑफ एनर्जी है. उस टेम्परेचर से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वहां पर रह रहे हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंजाइम एक्टिव होते हैं, एंड देन वही एंजाइम एक्टिव होने के बाद उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो वहां पे मौजूद है उसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं. तो अल्टीमेट सोर्स वहां पे सनलाइट नहीं है, वहां पे वो हॉट वाटर स्प्रिंग का टेम्परेचर है, ये मैंने बताया था, ठीक है. बट एक्सेप्ट दैट इकोसिस्टम डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, सोलर लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम. तो क्या आज आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर इकोसिस्टम एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में एनर्जी आई कहां से? तो आई सोलर लाइट, मेजॉरिटी इकोसिस्टम में, एक को छोड़ के. नाउ क्या उसका आउटपुट क्या होगा और लॉस क्या होगा, इसका जवाब तो आपको आने वाले लेक्चर में मिल जाएगा. बट क्वेश्चन इज दैट कि सोलर लाइट को एक्सेप्ट कौन करेगा? ठीक है, माना सोलर लाइट का फॉर्म, और सोलर लाइट इज एबायोटिक फैक्टर, तो इसको प्लांट एक्सेप्ट करेगा, एनिमल में एक्सेप्ट करेगा, या माइक्रोब एक्सेप्ट करेगा? कौन करेगा? प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स में से कौन एक्सेप्ट करेगा इस सोलर लाइट को? यू मस्ट हैव टू नो दैट animal and microbes have not ability to accept these kind of solar energy, because to accept these kind of energy organism must have pigment, and that pigment may be chlorophyll in most of the cases, and that pigment are essentially present in plant and some other microorganism that are bacteria. आप ये नहीं कह सकते कि एनिमल उस सोलर लाइट को एक्सेप्ट करेगा, कतई नहीं करता. हाँ, माइक्रोब्स भी नहीं करता, ये भी सच है, कुछ माइक्रोब्स कर लेता है जैसे बैक्टीरिया, बट इसेंशियली
प्लांट तो करते ही करते हैं, और ये क्यों नहीं करते एनिमल और क्यों नहीं करते हैं माइक्रोब्स? रीजन इज दैट they have not pigments to accept this kind of solar energy. और क्यों करते हैं प्लांट? क्योंकि उसके पास है वो पिगमेंट। आखिर वो पिगमेंट कौन है? वो पिगमेंट क्लोरोफिल है, जिसकी जानकारी आपको हम डिटेल में देने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में ना। आप समझ चुके हैं कि इकोसिस्टम में एनर्जी एंटर करेगा, सोलर एनर्जी, और वो एंटर करेगा प्रोड्यूसर्स के थ्रू। नाउ प्रोड्यूसर उस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना बायोमास प्रोडक्शन करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। एंड जो बना उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। और उस बायोमास को, प्लांट के बायोमास को एनिमल खाएगा, और एक दिन प्लांट और एनिमल दोनों मर जाएंगे, और एक दिन प्लांट और एनिमल को ये माइक्रोब्स डिकम्पोज कर देगा। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं, सोलर लाइट का एनर्जी प्लांट को, प्लांट का एनर्जी एनिमल को, और एनिमल का एनर्जी माइक्रोब्स को, और प्लांट का भी एनर्जी माइक्रोब्स को। और फिर फाइनली माइक्रोब्स भी मर के एक दिन खुद डाइजेस्ट हो जाएंगे, और फाइनली उन सभी मिनरल्स को अगेन प्लांट ले लेगा, दूसरा प्लांट। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एनर्जी आ रही है, और फिर एनर्जी आने के बाद बहुत सारी फंक्शन होने वाली है। राजेश्वरी, अगर आपका नेटवर्क एरर है तो आज आप रिकॉर्डेड देख लेना, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? होता है कभी कभी नेटवर्क एरर, क्लास डिस्टर्ब ना करें। तो ये क्या है कि मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहां एनर्जी का इनपुट होता है, और वहां एनर्जी का फिर आउटपुट भी होगा, एज वेल एज एनर्जी का लॉस भी होगा। आज बस मैंने आपको यह समझाया है कि एनर्जी का इनपुट, सोलर इनपुट, और वो लेगा कौन एनर्जी का इनपुट? फर्स्टली लेगा प्लांट, यूं बोलो, प्रोड्यूसर बोलेंगे अभी उसको हम आगे, प्रोड्यूसर। एंड देन आगे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एंड देन आउटपुट किस फॉर्म में आएगा वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। और जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो उस टाइम एनर्जी का लॉस भी होता है। और इस सिस्टम को ऑब्जर्व करके आप कह सकते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट का सिस्टम है, इन्वायरमेंट खुद एक सिस्टम है, इसका ब्रॉडली 4 फंक्शन है। आप इस पूरे कहानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या? फर्स्ट ये है कि सोलर एनर्जी को पकड़ के जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ओके, नाउ अब प्लांट के उस एनर्जी को, उस बायोमास को, केमिकल एनर्जी को जो सोलर एनर्जी की मदद से बना है, उस केमिकल एनर्जी को एनिमल्स खाते हैं, कई सारे एनिमल्स। तो एनर्जी का क्या होता है? फ्लो, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी फ्लो। एंड तीसरा फिर फाइनली क्या होगा? प्लांट एनिमल सब मर जाएंगे, मरमुरा जाएंगे। फाइनली क्या होगा? डिकम्पोजिशन। जो कौन करेगा? माइक्रोब्स, डिकम्पोजिशन। और फाइनली क्या होगा? डिकम्पोजिशन के बाद जो भी सॉइल में आएगा उन सभी को फाइनली प्लांट फिर से ऑब्जर्व कर लेंगे मिनरल्स को। यानी कि आप उसको बोलेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। इस बात को आगे और भी डिटेल में लेंगे हम। ये बायो जियो केमिकल साइकिल 2 प्रकार का होता है, एक होता है गैसियस साइकिल और एक होता है मिनरल साइकिल। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे हम। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज एनर्जी इनपुट। हेलो, प्रोडक्टिविटी इज एनर्जी इनपुट एंड एनर्जी फ्लो इज एनर्जी ट्रांसफर। हेलो, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा इस चीज को, आप चिंता ना करें। एंड डिकम्पोजिशन इज एनर्जी आउटपुट। एनर्जी आउटपुट, ये एनर्जी आउटपुट है क्योंकि ये बाहर चला जाएगा इकोसिस्टम, एनर्जी आउटपुट। यानी कि आप कह सकते हैं यही 4 फंक्शन है इकोसिस्टम के, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 4 फंक्शन: प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, बायो जियोकेमिकल साइकिल। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसमें से एक फंक्शन पढ़ा दिया है। कौन सा फंक्शन पढ़ा दिया है अभिषेक?
जाग रहे हो कुछ सर सोच? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मैंने पढ़ा दिया है। किस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाया है रिवा? बायोटिक फैक्टर के बाद, एबायोटिक फैक्टर के बाद है? मतलब उसी में सॉइल में। हाँ, उसी में सॉइल में पढ़ाया है। यानी कि अभी हमें इकोसिस्टम के फंक्शन के नाम पर 3 ही फंक्शन पढ़ने हैं: प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, बायो जियोकेमिकल साइकिल। बट यार ये हम नहीं पढ़ेंगे अभी, तो पढ़ेंगे क्या फिर? एक बात बताओ, अगर आपके सामने मैं एक रिवॉल्वर दे दूं और मैं आपको बताऊं कि रिवॉल्वर की ये फैसिलिटी है, ये काम करता है, ये किसी एनिमी को डिटेक्ट भी करता है, ये उसको शूट भी करता है, या आपको प्रोटेक्शन भी देता है, मैं कई सारे फंक्शन बताऊं उसका, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन बताओ यार, उसके फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए क्या उससे पहले आप उसके पार्ट्स को समझोगे कि नहीं समझोगे? ये ट्रिगर है, ये पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे गोलियां डाली जाती है, ये टिप है, ये बेस है, जो भी है, आप उसके पार्ट्स को समझोगे, देन आप उसके फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आज मैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ना कि इकोसिस्टम के फंक्शन को। और अगले 3-4 लेक्चर तक मैं इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन करता रहूंगा। देन उसके बाद हम आएंगे इकोसिस्टम के फंक्शन। और फंक्शन में मैंने एक फंक्शन पहले ही पढ़ा के रखा हुआ है फर्स्ट वाले चैप्टर में। ओके, तो अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ इको सिस्टम। और इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम। और इकोसिस्टम के कंपोनेंट में 2 चीजें होती है, ये बात आप पहले से जानते हो, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और आपको पता है 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट पढ़ चुके हैं अभी से? सर एबायोटिक। कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ा है हमने रिवा? सर लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर। वाटर। हमने 4 पढ़ा है, 4 ही नहीं होते हैं, हमने 4 पढ़ा है क्योंकि हमारा सिलेबस का दायरा ही यही है। होने को तो और भी कई सारे एबायोटिक फैक्टर है एटसेट्रा। अरे ठीक है, हमने 4 पढ़ा है, 4 ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर तो हमने पढ़ लिया है, इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर को मैंने पहले ही फिनिश कर दिया है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट मींस बायोटिक फैक्टर। व्हाट आर बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम? देखो, जब आप इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर की चर्चा करते हो तो 2 प्रकार के बायोटिक फैक्टर होते हैं। एक होते हैं बनाने वाले, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, और एक होते हैं कंज्यूम करने वाले, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा बनाऊ। विवेक, क्लास में आपका ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैं कैमरा ऑन करा के क्लास लेता हूँ। मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप मेंटली कहीं और हो और फिजिकली क्लास में हो, ऐसे में रिजल्ट नहीं होगा। मैं आफ्टर क्लास आपसे बात करूंगा। ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, ये बनाऊ है और ये खाऊ है, ठीक। ये बनाऊ है और ये खाऊ है, ये दोनों ही बायोटिक कंपोनेंट है। नाउ प्रोड्यूसर कौन कौन हो सकते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। प्रोड्यूसर, वैसे तो रियल प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट होते हैं। कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट। अभी मैं डिटेल में लूंगा इसको। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिसको आप कीमो ऑटोट्रॉफ या फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया भी कहते हैं। वैसे तो रियल में प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर है, ठीक है। कंज्यूमर कौन है? फिर कंज्यूमर कई प्रकार के होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। अभी इसकी चर्चा हम डिटेल में करने वाले। यानी कि अच्छा, दूसरी बात कि पहली बात तो इसमें ये कंज्यूमर 2 प्रकार के होंगे, रुक जाओ। एक कंज्यूमर होगा मैक्रो कंज्यूमर और एक कंज्यूमर होगा माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर 3 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और माइक्रो कंज्यूमर कौन होता है? बैक्टीरिया एंड फंजाई।
इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? जो मैं पीले घेरे के अंदर लिख रहा हूं। तो कह रहे हैं फिर इस घेरे का क्या होगा? गुलाबी घेरा वाला। गुलाबी घेरा पहले पढ़ाया जा चुका है, वो भी काफी डिटेल में। आने वाले पूरे लेक्चर में मैं आपको बायोटिक कंपोनेंट को समझाने वाला हूं, आने वाले 2-3 लेक्चर में। एंड देन बायोटिक कंपोनेंट जब पूरा खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे, एबायोटिक पहले ही पढ़ चुके हैं, तब आएंगे हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पे। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है मैं उसको एक बार आपके नोटबुक से दिखा देता हूँ। अच्छा, एक बात, अगर ऐसा है कि ये इकोसिस्टम है, उसका ये बायोटिक कंपोनेंट, तो आप एक बात गौर करो, ये जो मैंने पीले डब्बे के अंदर घेरा है, पीले डब्बे के अंदर घेरा है, क्या आप इस पीले डब्बे को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये बायोटिक कम्युनिटी है? यस और नो? रीवा, ये बायोटिक कम्युनिटी कहलाया जा सकता है? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। अब समझना, एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, क्या लिखी है सुनना ध्यान से, बच्चा कंफ्यूज होता है और ये लाइन लेके आता है मेरे पास बाद में। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर फिजिकल characteristics, main physical characteristics of ecosystem। क्या लिखी है? 2 बातें, species composition and stratification are main physical characteristics of ecosystem। बच्चा मेरे पास ये लाइन घेर के आ जाता है और बच्चा कहता है सर इस लाइन में यहाँ इकोसिस्टम नहीं लिखा होना चाहिए, इस लाइन में यहाँ बायोटिक कम्युनिटी लिखा होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल बायोटिक कम्युनिटी लिखाना चाहिए, लेकिन अगर इकोसिस्टम लिखा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम इज अ एरिया वेयर बायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विथ अ बायोटिक फैक्टर। तो आपको भाव को समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम में ही तो बायोटिक कम्युनिटी है। हाँ, बट अगर यहाँ पे एक वर्ड मुझे चूज करना पड़े कि यहाँ पे इकोसिस्टम दे या बायोटिक कम्युनिटी दे, एक वर्ड चूज करना पड़े, तो मैं यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी दूंगा। बट ये लाइन आपके एनसीईआरटी की है, तो ये लाइन आपको डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन, इसके आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि लाइन सही कैसे है। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये सच बात है, स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन बायोटिक कम्युनिटी का प्रॉपर्टी है, लेकिन आप ये भी तो बोलेंगे कि अगर यहाँ इकोसिस्टम लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी इकोसिस्टम का पार्ट होता है। कितने लोग मेरी बात समझ गए? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग मेरी बात समझ गए? इस लाइन को कभी दोबारा नहीं पूछेंगे। विवेक समझ पाए मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको डाउट क्रिएट होता है। ठीक है ना? अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको मैं आपको एक बार नोटबुक में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारी बातें मैंने बता दी है, आप इसको एक बार अभी जल्दी से रीड करो, देन मिलते हैं हम अगली मीटिंग में। देखो यही स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन आर 2 मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स, वही फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बच्चा कहता है कि यहाँ क्या होना चाहिए? बायोटिक कम्युनिटी। तो मैं कहता हूँ बायोटिक कम्युनिटी द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो बात बरोबर हो गई। ठीक है, ये सारे 4 फंक्शन मैंने कहा, इसमें 1 पढ़ाया जा चुका है, 3 पढ़ाने हैं। एजिटेंसिलेस साहब का नाम लिया मैंने और एपियोडम का नाम लिया। अभी अगले मीटिंग में मैं आपको ये दोनों टर्म भी बता दूंगा, बायोसिनेसिस और बायोजियोसिनेसिस। ठीक है, बाकी आप क्या करें, पहला पेज को पढ़ लें, मिलते हैं अगले मीटिंग में।